जय हिंद दोस्तों। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के विषय में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर जुडिशरी और क्लैट और यहाँ तक कि जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हम लोग सभी लोग एग्रीमेंट करते हैं। तो क्या हम लोग एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल अगर हम लोग करते हैं तो किस कंडीशन में हम लोग एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपके लिए ये लेक्चर लाया हूँ। आप इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिसका नीड है, जो लोगों को इस तरह के लेक्चर का, उन्हें इससे प्रॉफिट मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई एग्रीमेंट आगे जाकर के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर जाता है। तो एग्रीमेंट में अगर सेक्शन 10 का एप्लीकेशन हो जाता है तो उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है कि कोई भी पार्टी उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या है। तो ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट स्पेसिफाइज सर्टेन लीगली इन्फोर्सिबल राइट एंड ऑब्लिगेशन पर्टेनिंग टू टू और मोर पार्टीज। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट और ऑब्लिगेशन बताता है पार्टी को कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस है कोर्ट ऑफ लॉ में। अब हम लोग समझेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम। जो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड आया है कॉन्ट्रैक्टम का से, और इसका मतलब है ड्राउन टुगेदर, मतलब मिल कर करके ही टर्म और कंडीशन को हम लोग उस चीज़ पे लाते हैं कि हमें ये करना है, इसके बदले में आपको ये करना है। तो इसे हमें कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका जो इनेक्टमेंट कब हुआ था, जो भारत में इनेक्ट हुआ था, कब ये बना था, इनेक्ट कब हुआ था, तो 25 अप्रैल 1872 को ये बना हुआ था। और इनका इन्फोर्समेंट कहने का मतलब ये लागू कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1872। अब सेलमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट के विषय में बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो ये भी बताते हैं कि ये एक एग्रीमेंट है एंड डिफाइन एंड क्रिएट ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी। और ये ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है किसके ऊपर, पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है। अब हम लोग समझेंगे कि इन्हें ड्राफ्ट कौन किया था। तो सर जेम्स फिट्जन स्टीफन, इन्होंने ड्राफ्ट किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी एग्रीमेंट में है वही केस कर सकता है और उसी के ऊपर केस किया जा सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी आ करके कॉन्ट्रैक्ट में वो केस नहीं कर सकता है, वह राइट क्लेम नहीं कर सकता है। उसी को प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम लोग कंसिडरेशन के विषय में बात करेंगे कि कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो कंसिडरेशन, सबसे पहले कंसिडरेशन होता क्या ये जानेंगे। तो कंसिडरेशन कहने का मतलब कि अगर आप कोई व्हीकल ले रहे हैं और उस व्हीकल को आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, उसके बदले में आपको व्हीकल मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, तो उसी को कंसिडरेशन कर रहे हैं। कंसिडरेशन यहाँ क्या हो गया, मनी। आपने उसे पैसा पे किया और उन्होंने आपको पेमेंट, उसके बदले में आपको गाड़ी आपको दी, इसी को कंसिडरेशन कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो प्रिंसिपल है पेक्टा sunt servanda, ये जो प्रिंसिपल है इसी के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब ये होता है एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट और बाइंडिंग ओवर द पार्टीज। मतलब एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, और ये जो एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो पार्टी बाइंड हो जाती है, उससे भाग नहीं सकती है। उसी को हम लोग कहते हैं पेक्टा sunt servanda। अब हम लोग समझेंगे नया जो अगला जो मार्क्सिम है कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम ये क्या होते हैं, कंसेंसस एड आइडम ये क्या होते हैं। तो इनका मतलब ये है कि इट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड, कि अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड होता है। मतलब आप क्या करते हैं कि कोई चीज़ के ऊपर आप लोग दोनों पार्टी एग्री होते हैं, तो मीटिंग ऑफ माइंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम इसको एग्रीमेंट कहेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जा करके एग्रीमेंट बना दिया, साइन कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होता है इसका, मतलब कौन सी कंडीशन है जो
अगर नहीं होंगी तो वो जो एग्रीमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है ही नहीं, वो वाइड डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर ऑफ़र क्या होता है कि कोई आदमी ये बोल रहा है कि आप मेरी गाड़ी को ख़रीद लो, उसे ऑफ़र कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है, उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। दूसरा है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि आपने अगर व्हीकल ली है तो उसे पेमेंट आपको करना होगा। तीसरा जो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कहने का मतलब कि आप जो चीज़ें ले रहे हैं उसके बदले में आप उसे जो कुछ दे रहे हैं उसे कंसिडरेशन कह रहे हैं। तो हमको ये जानना होगा कि क्या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। कहने का मतलब कि कंसिडरेशन एक वैलिड होनी चाहिए, उतना ही देना चाहिए जितना उसका वैल्यू है। तो ये सिंपल ये बताता है कि inadequate consideration does not violate the contract but it is a relevant factor to determining the free consent। इसका मतलब ये है कि आप कंसिडरेशन, अगर मान लो कि 10 लाख की ज़मीन है, आप उसे 1 लाख दे रहे हो या 2 लाख दे रहे हो, तो कंसिडरेशन आपने कम दिया, इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड नहीं हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। लेकिन दूसरी पार्टी अगर क्वेश्चन अराइज करती है कोर्ट में, तो ये चीज़ देखा जाएगा कि वो जब दिया था वो फ्री माइंड से दिया था, फ्री कंसेंट से दिया था, ये ऐसा नहीं कि दबाव बना कर लिया गया है। तो कोर्ट इसे कंसीडर करती है कोर्ट में कि कंसिडरेशन जो है वो फ्री कंसेंट से दी गई थी या नहीं दी गई थी। तो ये बहुत ही इसेंशियल इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट का। चौथा जो पॉइंट है, द पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं अनसाउंड माइंड से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अनसाउंड माइंड कहने मतलब पागल आदमी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें। दूसरा है कि जिसका एज 18 ईयर से कम है, 18 साल से कम है, उससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, द कंसेंट मस्ट बी फ्री, कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कंसेंट होता है। कंसेंट मतलब वो हाँ बोलता है, तो हाँ बुलाने के लिए आप उसके ऊपर तो दबाव तो नहीं बनाए हैं। अगर आपने दबाव बनाया है तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वाइड हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। आपको इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए जो लॉफुल हो। ऐसा ना कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि 500 मुझे इलीगल गन चाहिए। गन खरीदना एक इलीगल है, आप लाइसेंस से ही खरीद सकते हैं। आप उसका अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ही आपका इलीगल है, तो इस तरह का भी होना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इलीगल हो जाएगा। सातवां जो पॉइंट है, द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए जो पॉसिबल हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए कि इम्पॉसिबल हो। जैसे कि आप बोल दिए कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, तो कहीं ना कहीं इट इज़ इम्पॉसिबल। आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे MC ग्रेगर वर्सेस MC ग्रेगर 1888 का एक केस है। इसमें हस्बैंड और वाइफ केस फाइल करते हैं और ये दोनों मिलकर को केस विड्रॉ कर लेते हैं, और जो हस्बैंड है वो प्रॉमिस करता है कि आपको मैं अलाउंस पे करूँगा, और जिसके कारण से आप कोई भी अपना जो ज्वेलरी है आप गिरवी नहीं रखोगे। अब इस केस में बाद में आप इसने किया उस तरह से नहीं, इन्होंने प्रॉमिस जो किया था वो पे नहीं किया अलाउंसेस। तो कोर्ट ने कंसीडर किया कि पार्टी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कि इस केस में पार्टी की इंटेंशन थी क्रिएट करना लीगल ऑब्लिगेशन, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब वाल्फर वर्सेस वाल्पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है, वाल्फर वर्सेस वाल्पर्स, ये 1999 का है। इसमें ये हस्बैंड और वाइफ घूमने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ वाइफ बीमार हो जाती है, और जो हस्बैंड है वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं हर मंथ वहाँ जाकर हर 30 पाउंड भेजूंगा। लेकिन जब यहाँ आने के बाद ये हस्बैंड मना कर देता है, ये पैसा नहीं भेजता है, तो उसकी वाइफ एक कोर्ट में केस कर देती हैं। तो यहाँ कोर्ट कंसीडर करता है कि पार्टीज डू नॉट इंटेंडेड दैट दे शुड बी
इंटेंडेड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें कोर्ट मना कर देता है कि ये जो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंटेंशन फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो अगला केस है जॉन्स वर्सेस पेवर्टन 1969। इसमें मदर को घर की पोजीशन मिली गई, इसमें माँ और डॉटर के बीच एग्रीमेंट हुई थी, लेकिन ये कोर्ट कंसीडर किया कि यहाँ माँ की कोई इंटेंशन नहीं थी एग्रीमेंट फॉर्म करने का, और इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, और जिसके कारण से यहाँ ये क्लियर दिख रहा था कि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, और जिसके रीजन से ये जो प्रॉपर्टी थी वो माँ को रिटर्न कर दी गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहला जो नंबर है ए नंबर, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें सबसे पहले आता है वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, दूसरा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तीसरा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और चौथा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पांचवा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और छठा हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये हम लोग 6 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज मेड ऑरली विदाउट एनी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन। जो हम लोग मुंह से बोल करके जो एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं उसे वर्बल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेस्ड ऑन ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में प्रूव करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है इसको प्रूव करने के लिए। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है अधिकतर लोग नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में इसे प्रूव करने के लिए समस्या आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए कस्टमर ऑर्डर ए वेजिटेबल ओवर ए फोन एंड एग्री टू पे द सेलर ए सर्टेन अमाउंट। कस्टमर वेजिटेबल ऑनर को फ़ोन करता है कि आप यहाँ सब्जी लेके आओ, लेकिन फ़ोन पे बात करने के बाद जब वहाँ पहुँचता है तो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैंने ये क्लेम नहीं, मतलब आपसे मैं नहीं मंगाया वेजिटेबल्स, और वो ऑफ़र करता लेस अमाउंट। तो कहीं ना कहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म हो गया है, तो इसे वर्बल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन इसे बनाने के लिए, इसे कोर्ट में प्रूव करने के लिए थोड़ी सी समस्या आ जाती हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज। ये रिटर्न में होता है और पार्टी की साइन होता है, तो इसी को हम लोग रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम लोग इसका एग्जांपल हम लोग ले लें कि ए स्कूल हायर ए टीचर टू प्रोवाइड देम with a written employment contract that outline the term of employment such as salary, benefit and job responsibility। एक टीचर को हायर करता है एक इंस्टीट्यूशंस, और उसमें कितने पैसे मिलेंगे, क्या काम करने हैं, किस किस क्लास को पढ़ाने हैं, उसमें मेंशन होते हैं। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। An express contract is an agreement in which the term or condition are explicitly stated either verbally or in writing. This type of the contract is legally binding and enforceable। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सप्रेस रूप से बता दिया जाता है कि आपको ये कंडीशन है, इसको फॉलो हुए काम करना चाहिए। जैसे कि अगर गवर्नमेंट टेंडर निकालती हैं तो उसमें ये बता दिया जाता है कि इतने के लिए मैं इतना पैसा दूंगा, इतना स्क्वायर मीटर के लिए मैं इतना पैसा दूंगा, इतना रोड बनाने के लिए। उसी तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और एक एग्जांपल इसमें दिया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू बिल्ड ए हाउस फॉर क्लाइंट फॉर ए फिक्स प्राइस। अब कोई क्लाइंट के लिए आपको घर बनाना है और प्राइस फिक्स हो गया, टर्म कंडीशन भी फिक्स हो गया कि किस बेसिस पे आपको बनाना है।
तो आपको जो टर्म कंडीशन दिया गया है, वर्बली दिया हो या ओरल दिया हो, वर्बली दिया हो और रिटन दिया हो, तो हमें उसको कंसीडर करते हुए चीज़ों को करनी होती हैं। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट को हमको समझना है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द एक्शन, जेस्चर, कंडक्ट ऑफ पार्टीज। इसमें कंडक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, एक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, जेस्चर के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे आप कोई आप कस्टमर हो, यू कस्टमर इंटर या स्टोर एंड सेलेक्ट एन आइटम। आप कोई मॉल में इंटर होते हो और परचेज करते हो। आप वहाँ परचेज करके आप सामान लेकर के बाहर जाते हो, तो सबसे पहले काउंटर में आप लोग वहाँ उसको देते हो और उसका रिसीविंग लेते हो, उसका बिलिंग लेते हो, बिलिंग करवाते हो। तो कहीं ना कहीं आप जो सामान ले रहे हो, एक प्रकार का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट उसमें हो गया। ऐसा नहीं कि आप ले करके भाग जाओ। अब हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? 5 नंबर पॉइंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? इट इज़ क्रिएटेड बाय द कोर्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो कोर्ट एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देती है। ये जो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर बेस्ड होता है कि किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। इट इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, और कोई डैमेजेस को प्रिवेंट करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद उसको चोट आ जाती है, कार डैमेज हो जाता है, तो उसका जो ड्यूटी है कि वो पेमेंट करे। अगर पेमेंट नहीं करता है तो कोर्ट के पास पावर है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उससे डैमेजेस उससे फोर्स करे, रिसीव करे। पॉइंट नंबर जो 6 है वो नया प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड से अधिकतर पेमेंट हो रहे हैं, रिसीविंग हो रहे हैं। जैसे फ़ोनपे, गूगल और पेटीएम, इस तरह के जो चीज़ें हैं, इस तरह का जो ऐप है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं पैसे को। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है। और ये जो रन होता है वो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 जो पहले था 1872, इसके थ्रू हम लोग उसको यूज़ करते हुए हम लोग कोर्ट में उसका रिकवरी करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर बी ऑफ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उस वैलिडिटी के ऊपर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसको कहते हैं कि जो भी टर्म कंडीशन है, जो भी सेक्शन 10 का जो रिक्वायरमेंट है अगर फुलफिल हुआ है, जैसे ऑफर हुआ है, एक्सेप्टेंस हुआ है, कंसिडरेशन हुआ है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका ले लें, ए पर्सन एग्री टू परचेज ए कार फ्रॉम द डीलरशिप फॉर द एग्रीड प्राइस, द कॉन्ट्रैक्ट इज राइटिंग एंड साइन बाई बोथ द पार्टीज। अगर आप कोई भी बाइक खरीदने जाते हो और जो प्राइस पर एग्री है, टर्म और कंडीशन पे आप खरीद लेते हो, तो आपका ड्यूटी बनती है कि उसको पेमेंट करें। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन आई में मेंशन है कि वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो टर्म कंडीशन को फुलफिल ना करे, जो लॉ है उसको कंसीडर ना करे, सेक्शन 10 का जो फुलफिलमेंट है वो ना हो, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें, ए पर्सन इंटर इनटू एग्रीमेंट टू परचेज इलीगल गन। अगर आप इलीगल गन खरीदते हो तो ये प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तीसरा नंबर हम लोग जो बात करें, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग होती है, लेकिन एक पार्टी या दूसरा पार्टी इसको कैंसिल भी करा सकती है। इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये 2J में मेंशन है। अब हमें वाइड ऑफ इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट क्या किसे कहते हैं? वाइड ऑफ इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस में ये यहाँ लाया गया है। इसका मतलब है ये वाइड ऑफ इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज इलीगल एंड वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग ड्यू टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शुरू से ही ये वाइड होता है। जैसे कि ए माइनर इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज अ कार। अगर एक माइनर कोई कार परचेज करता है
तो परचेज नहीं कर सकता है, क्योंकि 18 साल से कम है, उसका कोई उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर बी के ऊपर, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इट इज़ वैलिड एग्रीमेंट दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ ड्यू टू द certain legal or factual reasons such as lack of written agreement and expiration of statute limitation। ये ऐसे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट उसको कहते हैं जो जिसका जो एग्रीमेंट स्पष्ट रूप से ना हो। दूसरी बड़ी बात ये है कि उसका जो टाइम लिमिट है, जैसे एग्रीमेंट का टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में अगर आप नहीं कंप्लीट करते हो तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं। आप इसको कोर्ट में जा करके उससे आप राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो। जैसे कि आप गन खरीद रहे हो और वो डिलीवरी नहीं कर रहा, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक एग्जांपल इसमें ये है कि ए पर्सन इंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू ब्राइब ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को आप पैसे दे रहे हैं और उसके बाद भी वो काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये एक्ट ही इलीगल है। लेकिन इसके लिए आप क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बेसिस पे, जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें सबसे पहले यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहते हैं कि एक पार्टी को इसमें परफॉर्म करना होता है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसमें दोनों पार्टी को परफॉर्म करना होता है। और अनकंसेशनल कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं इसमें एक पार्टी के पास पावर होते हैं कि वो कितना भी अपने हिसाब से टर्म और कंडीशन को वो रख सके। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अनकंसेशनेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम लोग पॉइंट नंबर डी के ऊपर डिस्कस करेंगे अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडेशन कॉन्ट्रैक्ट, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स प्रकार का फॉर्मेट होता है, उसको आपको खाली साइन करना होता है। जैसे आप बैंक में भी देखते होंगे, या तो आप मोबाइल चलाते हो, उसमें ऐप जो डाउनलोड होता है तो सबसे पहले टर्म कंडीशन के लिए वो एक्सेप्ट येस और नो करने के लिए बोलता है। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है ऑटोमेटिकली उसमें रहता है। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा अल्टरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इस तरह का जो इसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अनसर्टेन अगर इवेंट होता है तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आता है। जैसे कि अगर शिपिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर शिप डूब जाता है तो पेमेंट आपको देंगे, तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तीसरा जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि वन पार्टी ग्रांट द अदर पार्टी द राइट टू बाय और सेल द स्पेसिफिक एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस विद इन द स्पेसिफिक टाइम। इसमें एक जो पार्टी है दूसरे पार्टी को राइट दे देता है कि आप इस टाइम में इस प्रॉपर्टी को आप एक स्पेसिफिक प्राइस, फिक्स प्राइस के ऊपर आप बेच सकते हो। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, जो कंप्लीट हो गया है, उस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि आपने लैंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट टू सेल, और अगर ये आपको लैंड आपके नाम से कंप्लीट हो जाता है, अगर आपके नाम से हो जाता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो अगला है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पॉइंट नंबर 5, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट उसको कहते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि ये पर्सन एग्री टू परचेज ए कार ऑन द इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज द पर्सन हैज़ नॉट एट फुल्ली पेड फॉर द कार। आप फाइनेंस करवाते हो गाड़ी का और पर मंथ आप EMI पे करते हो, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट जो आते हैं वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू सो मच।